नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अ, दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। नाम है बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। जी। तोशिकाजु कावागुची ने लिखी है ये। हम्म। जरा सोचिए, जापान में एक छोटा सा कैफे है, फुनिकुली फुनिकुला। बिल्कुल आम सा दिखता है, लेकिन अंदर एक एक कुर्सी है जो थोड़ी अलग है। बिल्कुल। एक ऐसी कुर्सी जो मतलब लोगों को वक्त में आगे या पीछे जाने का मौका देती है। पर हाँ, ये कोई वैसी टाइम मशीन नहीं है जैसी फिल्मों में होती है। हम्म। आप इतिहास नहीं बदल सकते। यहाँ नियम है, और वो नियम भी काफी सख्त है। और असल में यही नियम कहानी को इतना खास बनाते हैं। हाँ, ये नियम, यही बात मुझे सबसे ज्यादा रोचक लगी, क्योंकि ये नियम ना टाइम ट्रैवल के एडवेंचर से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम अपने अतीत को, अपने रिश्तों को कैसे देखते हैं। जी। तो चलिए इन नियमों को और उनके पीछे के मतलब को थोड़ा और समझते हैं। आज की हमारी ये गहन चर्चा इसी पर है कि कैसे ये सीधी सादी सी लगने वाली कहानी प्यार, पछतावे और रिश्तों की कितनी गहरी परतें खोलती है। तो पहला नियम, आप जिस भी वक्त में जाएं, उस कैफे से बाहर कदम नहीं रख सकते। आपका सफर उसी कुर्सी पर शुरू होगा और उसी कैफे के अंदर उसी कुर्सी पर खत्म भी होगा। ये थोड़ा अजीब है ना। मतलब कोई अपने कॉलेज के दिनों में जाना चाहे तो क्या वो कैंपस नहीं घूम सकता? उसे सिर्फ उसी कैफे में उस इंसान से मिलना होगा, वो भी तब अगर वो इंसान कभी उस कैफे में आया हो। सही कहा। और ये जो सीमा है ना, ये बहुत जरूरी है। ये बाहरी दुनिया को बदलने की जो संभावना होती है, उसे लगभग खत्म ही कर देती है। आप कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना को प्रभावित नहीं कर सकते। तो सारा फोकस किस पर चला जाता है? व्यक्तिगत मुलाकातों पर, उन बातों पर जो शायद कहीं नहीं गईं। तो ये फिजिकल लिमिट्स एक तरह से साइकोलॉजिकल फोकस बन जाती हैं। मुद्दा बाहर की दुनिया नहीं, अंदर का अनुभव है। और दूसरा नियम? वो है वक्त की पाबंदी। आपको अपनी कॉफी ठंडी होने से पहले हर हाल में वर्तमान में लौटना ही होगा। हाँ, जैसे ही कॉफी कप में आती है, सफर शुरू, और उसके ठंडे होने से पहले वापसी जरूरी है। नहीं तो खैर, सुना है कि उसके बाद जो होता है वो अच्छा नहीं होता। जी। ये नियम एक तरह का दबाव, एक अर्जेंसी बनाता है ना? हाँ, ये अर्जेंसी बहुत अहम है। कॉफी का ठंडा होना, देखिए कितनी साधारण सी बात है, रोज की बात है, लेकिन यहाँ ये जिंदगी के गुजरते पलों का प्रतीक बन जाती है, हाथ से निकलते मौकों का। ये हमें याद दिलाता है कि भाई, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और जो मौका मिला है वो लिमिटेड है, उसको हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कितने मौके बस यूं ही निकल जाते हैं क्योंकि हम सोचते रहते हैं, सही वक्त का इंतजार करते हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े नियम पर, और शायद सबसे चौंकाने वाले नियम पर। आप अतीत में जाकर भी वर्तमान को बदल नहीं सकते। आप जो भी करेंगे या कहेंगे, उसका आज की हकीकत पर यानी जरा भी असर नहीं पड़ेगा। और यहीं पर कहानी का असली मर्म है। सच कहूं तो जब मैंने ये नियम पहली बार पढ़ा, तो मैंने भी सोचा कि फिर फायदा क्या? अगर कुछ बदल ही नहीं सकते तो उस दुख को, उन गलतियों को दोबारा जीने का क्या मतलब है फिर? हाँ, मेरा भी यही सवाल था, एकदम यही। क्या ये सिर्फ एक तरह की इमोशनल टॉर्चर नहीं है? उन पलों को फिर से जीना जिन्हें आप ठीक करना चाहते हैं, और ये जानते हुए कि आप कुछ कर नहीं सकते। ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। देखिए, पहली नजर में ऐसा लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन शायद लेखक का इरादा घटनाओं को बदलना है ही नहीं। शायद उनका मकसद है हमारे नजरिए को बदलना। ये नियम हमें मजबूर करता है कि हम टाइम ट्रैवल के मकसद पर ही सवाल उठाएं। क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ हालात बदलना है, या उन्हें समझना, उन्हें स्वीकार करना भी है? ये नियम इस सोच को सामने लाता है कि असली सफर बाहर के वक्त में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की समझ और भावनाओं में होता है। ये अतीत का सामना करने का मौका है, उससे भागने या उसे बदलने का नहीं। मतलब फोकस क्या हुआ से हटके जो हुआ उसका मेरे लिए क्या मतलब है पर आ जाता है। अच्छा, और किताब में जो 4 कहानियां हैं, वो शायद इसी बात को दिखाती हैं। अलग अलग लोग अलग अलग कारण से उस कुर्सी पर बैठते हैं। बिल्कुल। 4 बहुत ही इमोशनल, बहुत मार्मिक कहानियां हैं। एक प्रेमिका है जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, उस झगड़े से पहले जिसके बाद वो अलग हो गए थे। एक पत्नी है जो अपने पति से बात करना चाहती है, अल्जाइमर होने से पहले जब उनकी याददाश्त ठीक थी। एक बहन है जो अपनी छोटी बहन से मिलना चाहती है जो घर छोड़कर भाग गई थी, उससे माफी मांगने के लिए। और एक माँ है जो अपने उस बच्चे से मिलना चाहती है जिसे वो कभी जन्म नहीं दे पाई। इन सभी कहानियों में एक गहरा इमोशनल बोझ है, अफसोस है, कुछ अधूरा रह गया है, प्यार जताने की इच्छा है। चलिए उस पत्नी वाली कहानी को थोड़ा और देखते हैं।
वो अपने पति से अल्जाइमर होने से पहले मिलना चाहती है। वो जानती है कि वो बीमारी रोक नहीं सकती, तीसरा नियम। हाँ उसके पास वक्त भी कम है, सिर्फ कॉफी ठंडे होने तक, दूसरा नियम। जी, वो अतीत बदलने नहीं जा रही है। वो शायद उस कनेक्शन को, उस अपनेपन को फिर से महसूस करने जा रही है जो बीमारी ने कहीं ना कहीं छीन लिया है। वो शायद उन यादों को ताज़ा करना चाहती है जब उसका पति उसे पहचानता था। शायद वो बातें कहना चाहती है जो वो अब समझ नहीं सकते। उसका लक्ष्य इतिहास बदलना नहीं है, बल्कि अपने आज के भावनात्मक बोझ को शायद हल्का करना है, उस रिश्ते की खूबसूरती को एक बार फिर जीकर। यह दिखाता है कि बदलाव सिर्फ बाहर ही नहीं होता, अंदर की शांति मिलना या एक समझ पैदा होना, ये भी तो एक तरह का बदलाव ही है। तो ये एक तरह की, क्या कहें, भावनात्मक शुद्धि जैसा है। कैथार्सिस, उन अनकही बातों को कह देना या किसी अपने को बस एक बार और देख लेना। भले ही उससे हालात न बदलें, लेकिन कहने वाले या देखने वाले के मन पर बहुत गहरा असर हो सकता है। शायद कोई गलतफहमी दूर करना या सिर्फ ये कहना कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, यही अपने आप में काफी हो, भले ही सिर्फ उस यात्री के लिए। निश्चित रूप से ये इंसानी अनुभव की जटिलता को दिखाता है। हमारा जीवन सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है, ये हमारी भावनाओं, हमारी यादों, हमारी समझ का एक जाल है। और अतीत को न बदल पाने का नियम इस बात पे जोर देता है कि हमारा आज जो है वो हमारे पिछले अनुभवों का नतीजा है, और उसे स्वीकार करना ही शायद आगे बढ़ने का रास्ता है। ये अतीत के साथ शांति बनाने का एक तरीका है, उसे मिटाने का नहीं। और ये कैफे फ्यूनिकुला ये भी अपने आप में एक किरदार जैसा लगता है ना। इतनी शांत, साधारण सी जगह, लेकिन इतने गहरे राज और भावनाएं समेटे हुए। क्या इसका भी कोई मतलब है, कोई सिंबॉलिज्म? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। कैफे एक स्थिर बिंदु है, समय का बहाव चलता रहता है, लेकिन ये कैफे वही है, एक शांत जगह की तरह। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, लोग कॉफी पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन उसी सादगी के पीछे समय और भावनाओं की गहराइयों में उतरने का रास्ता भी छुपा है। ये शायद हमें याद दिलाता है कि असाधारण अनुभव या गहरे सबक अक्सर बहुत ही साधारण जगहों और पलों में ही मिलते हैं। और कैफे के कर्मचारी भी हैं जो इन नियमों को जानते हैं, यात्रियों की मदद करते हैं, वो भी कहानी का अहम हिस्सा है। जैसे समय के दरवाजे के पहरेदार हों जो इस रहस्य की रक्षा करते हैं। एक बात और आ रही है दिमाग में, किताब में भविष्य में जाने का विकल्प भी है, हालांकि कहानियां ज्यादातर अतीत पर हैं। भविष्य में जाने का क्या मतलब हो सकता है, खासकर जब आप उसे भी बदल नहीं सकते? ये एक पेचीदा सवाल है। भविष्य में जाना शायद एक उम्मीद की तलाश हो या पुष्टि की। जैसे कहानी में माँ अपने अजन्म बच्चे से मिलने भविष्य में जाती है। ये यात्रा शायद उससे ये विश्वास दिलाने के लिए है कि भविष्य में कुछ अच्छा है, कुछ सार्थक है, भले ही आज मुश्किलें हों। ये जानने की इच्छा कि क्या सब ठीक हो जाएगा या किसी अपने का भविष्य कैसा होगा, ये भी तो एक बहुत शक्तिशाली मानवीय इच्छा है। लेकिन अगर भविष्य पहले से तय है और आप उसे देख लेते हैं, तो क्या ये जीने का मजा या प्रेरणा खत्म नहीं कर देगा? या फिर शायद ये आज को और बेहतर ढंग से जीने की वजह देगा? ये दोनों तरह से काम कर सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि वो इंसान उस जानकारी को कैसे लेता है। नियम यहाँ भी वही है। भविष्य को जानना शायद उसे बदल ना पाए, लेकिन हाँ, ये आपके आज के नजरिए को, आपके जीने के तरीके को जरूर प्रभावित कर सकता है। शायद ये आपको किसी आने वाली खुशी के लिए तैयार कर दे या किसी मुश्किल के लिए हिम्मत जुटाने में मदद करे। फिर से वही बात, फोकस बाहरी घटनाओं पर नहीं, अंदर की प्रतिक्रिया और समझ पर है। ये पूरी सोच के अतीत बदला नहीं जा सकता, भविष्य शायद पहले से तय है, थोड़ी उदास भी लग सकती है। ऐसा लग सकता है कि हम बस कठपुतलियां हैं। लेकिन फिर भी किताब के किरदार इस मुश्किल और सीमित यात्रा को चुनते हैं। ये उनके बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ निराशा में उठाया गया कदम है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये जुड़ाव और समझ की गहरी मानवीय प्यास को दिखाता है। ये बताता है कि हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं हमारे लिए कितनी ज्यादा मायने रखती हैं। भले ही हम घटनाओं को कंट्रोल ना कर सकें, हम अपने अनुभवों को अर्थ दे सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और उनके साथ जीना सीख सकते हैं। अतीत में जाकर किसी अपने से मिलना, भले ही कुछ पलों के लिए और बिना किसी बाहरी बदलाव के, उस रिश्ते को एक तरह से कंफर्म कर सकता है, उसे एक नया आयाम दे सकता है। ये दिखाता है कि यादें और भावनाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं। वो अपने आप में एक सच्चाई हैं जिन्हें महसूस करना जरूरी है।
तो संक्षेप में कहें तो बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड एक अनोखे कैफे की कहानी है जहां टाइम ट्रैवल मुमकिन तो है, लेकिन बहुत ही खास और सख्त नियमों के साथ। ये सिर्फ टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि अतीत को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे समझना, उसे स्वीकार करना और अपने नजरिए को बदलना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और शायद ज्यादा संभव भी। ये मानवीय दिल की गहराइयों की कहानी है। बिल्कुल, ये हमें प्यार, नुकसान, अफसोस, माफी, इन सब भावनाओं की बहुत नाजुक परतों को दिखाती है, और वो भी एक बहुत ही साधारण रोजमर्रा की सेटिंग में। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर किसी को ऐसा मौका मिले इन्हीं नियमों के साथ, तो अतीत या भविष्य का कौन सा पल चुनना सबसे ज्यादा मायने रखेगा। घटनाओं को बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को या अपने रिश्तों को बेहतर समझने के लिए। ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या हम किसी खोए हुए अवसर पर अफसोस करने जाएंगे, या किसी खुशी के पल को दोबारा जिएंगे, या शायद किसी मुश्किल घड़ी का सामना करके उसे एक नई नजर से देखने की कोशिश करेंगे? शायद जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव बाहरी दुनिया में नहीं होते, वो हमारे अंदर होते हैं, हमारी समझ में, हमारी स्वीकृति में, और उन भावनाओं को महसूस करने में जिन्हें हमने शायद दबा दिया हो। ये किताब इसी अंदर की यात्रा पर रोशनी डालती है। वाकई सोचने वाली बात है। समय यात्रा की इस कल्पना के जरिए लेखक ने उन भावनाओं को छुआ है जो हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं: प्यार, अफसोस, जुड़ाव की चाहत और शायद थोड़ी सी उम्मीद। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हर पल मायने रखता है, और कभी-कभी पीछे मुड़कर देखना आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो सकता है। बस कॉफी ठंडी होने से पहले वापस आना ना भूलें।